चाह रहा हूँ एक वैसा वीडियो बनाना जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो, या स्कूल लेवल पर ही, चाहे वो भारत को जानवर प्रतियोगिता हो, इस सारे एग्ज़ाम के लिए जो भी क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम है, रेलवे का भी एग्ज़ाम है, बिहार में टीचर के एग्ज़ाम है, सबके लिए ही यूजफुल होने जा रहा है। और ये लगभग 10 घंटे का 10 से 11 घंटे का हमारा वीडियो होगा, जो कि 4 पार्ट में होगा। और इस 4 पार्ट में हम पूर्ण रूप से इतना संपूर्ण जीके को हम कवर करेंगे कि जीके का पोर्शन, और ये सबके लिए उपयोगी होगा। इवन आप चाहे वो सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम दें या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दें, या छोटे से लेकर बड़े तक, रेलवे से लेकर के SSC तक कोई भी एग्ज़ाम दें, टीचर का एग्ज़ाम दें, किसी भी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, सबके लिए यूज़फुल होगा। तो ये 10 घंटे का लगभग 11 घंटे का हम 4 पार्ट में करने जा रहे हैं, और ये जीके का संपूर्ण जीके हम लगभग कवर करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि जो इंडिया में जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हड़प्पा। तो जो हड़प्पा का साइट है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा जो साइट है वो पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। और ये दोनों साइट का देख रहे हैं कि 1921 और 1922, 1921 और 22 यहाँ पर एक्सकैवेशन हुआ है। और इसमें ये देख रहे हैं कि दयाराम शाहनी हड़प्पा का करवा रहे हैं और राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का करवा रहे हैं। तो जो मोहनजोदड़ो साइट है उसका सिंधी भाषा में जो लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो लिटरल मीनिंग होता है मुर्दों का टीला। तो ये 2 साइट हैं जो काफ़ी फेमस हैं, और हड़प्पा के नाम पर ही ये साइट का नाम दिया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। चूँकि ये इंडस रिवर था, तो इंडस रिवर के चलते इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, इंडस वैली बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी लोग बोलते हैं। तो इन चीज़ों का जो प्राथमिक शुरू का ये है एक्सकैवेशन है, ये 1921 में हुआ और 1922 में हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि चूंकि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, ये पहला अर्बनाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में और मेसोपोटामिया वगैरह और जगह नील रिवर वगैरह वहाँ भी जो हुए हैं, लेकिन ये इंडिया में जो फर्स्ट साइट है हड़प्पा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2 साइट हैं। और जो हड़प्पा का जो एरिया है, जो जगह है, वह है हड़प्पा है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, और जो मोहनजोदड़ो है ये है लरकना में। मोहनजोदड़ो है वह है लरकना में। तो अच्छा, हड़प्पा में अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़ करके देखते हैं तो अब इसके 1000 से अधिक साइट्स आ चुके हैं, इंडिया में भी आ चुके हैं, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और लगभग 1000 साइट्स हैं लगभग। और अब तो इंडिया में काफ़ी फेमस साइट्स हो चुके हैं, गुजरात में लोथल से लेकर के और हरियाणा में राखी गढ़ी तक। पहले हम लोग कल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही जानते थे, लेकिन अब राखी गढ़ी एक बहुत बड़ा साइट है जो कि हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। तो सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो हम आज देखते हैं कि अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो उस समय जो सील मिला है, क्योंकि जो भी सील मिले हैं तो फेमस पशुपति सील लोग उसको बोलते हैं, योगी के मुद्रा में एक व्यक्ति है, तो फेमस पशुपति सील ऑफ मोहनजोदड़ो, पशुपति सील मोहनजोदड़ो का। तो यही लोग क्रम बैठाते हैं कि जो हड़प्पा का जो पशुपति सील है वहीं आगे ऋग्वैदिक रुद्र है और वहीं शिव हो जा रहे हैं। तो इस रूप में हम लोग शैव धर्म का डेवलपमेंट भी हम लोग कोरिलेट करते हैं। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि उस समय ये सील हैं। और जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो चूंकि पूरे ग्रिड पैटर्न पर है। ग्रिड पैटर्न का मतलब ये होता है कि 90 के एंगल पर जहाँ रोड काटते हों, 90 के एंगल पर जहाँ रोड काटते हो, इस ढंग के टाउन प्लानिंग हो, तो इसको लोग बोलते हैं कि ये ग्रिड पैटर्न हुआ। तो हड़प्पा के बारे में ये सामान्य जानकारी हुई। और इस समय आगे हम चल के देखते हैं तो ऋग वैदिक पीरियड होता है। तो ऋग वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि वेदों में 4 वेद का नाम आता है, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो शुरू का जो है पीरियड है जो कि 1500 से लेकर के 1000 के बीच में है, वो है आपका ऋग्वैदिक पीरियड है। और 1000 से लेकर के 600 या 500 तक का जो पीरियड है वो है लैटर वैदिक पीरियड है। तो लैटर वैदिक पीरियड में ही और 3 वेद हैं, ब्राह्मण हैं, मतलब कि इसमें यज्ञ के विधि विधान दिए हुए हैं,
अरण्य में, जंगलों में जाकर लोगों चिंतन किया तो आरण्यक है। और उसी बुद्धा के आगे और पीछे हम ये देख रहे हैं कि उपनिषद हैं, जिसमें उपनिषदों की संख्या इससे काफ़ी अधिक बताई गई है, लेकिन शंकराचार्य ने जिन पर भाष्य लिखा वैसे उपनिषदों की संख्या 12-13 है। तो वो सारे उपनिषद है जिसमें बहुत बड़ा है, बृहदारण्यक है, प्रश्नोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, ये सारे उपनिषद के संबंधी बातें हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड के बाद से आता है महाजनपद एरा आता है। महाजनपद एरा में भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और ये जैन ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है। अंगुतर निकाय का चर्चा करने के पहले मैं एक चीज और चाहता हूँ कि 563 में गौतम बुद्ध नामक एक व्यक्ति का बर्थ होता है नेपाल में कपिल वस्तु में, और वो शाक्य डायनेस्टी से हैं, शाक्या से हैं, शाक्य डायनेस्टी। और इन्होंने जिस मत को प्रचार दिया वो था बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म के चलते ही इस व्यक्ति को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। और इनका जो बर्थ था वो था कपिल वस्तु में, और ये शाक्य से थे, शाक्य कुल से थे। तो इनका है शाक्य कुल से, और ये इन्होंने जो रचना की वो रचना है वो बोलता है त्रिपीटक। तो त्रिपीटक में आपको जो बौद्ध धर्म संबंधी बातें हैं वो सारी बातें बताई गई है। तो इस पीटक में जैसे कि जैन धर्म में आगम है, जैसे कि जैनों में देखिए कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी हुए, और महावीर स्वामी ने पूर्वस्थ का ज्ञान दिया, और वो पूर्वस्थ ही वो सारे जो पूर्वस्थ हैं वो बाद में कंपाइल किया गया अंग में, उपांग में, प्रकीर्ण में, छेद सूत्रा में, मूल सूत्रा में। और वो सारे जो कंपाइलेशन है जो भी पूर्वस्थ का, तो वो आगम कहलाते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म में है आपका त्रिपीटक है। तो त्रिपीटक में विनय पीटक हो गया, सूत पीटक हो गया, अभिधम पीटक हो गया। तो ये त्रिपीटक संबंधी जानकारी है। आगे चल के हम देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण होता है, और सिकंदर के आक्रमण के समय उस समय का जो राजा है, एक तो आम्बिक जो है वो सरेंडर करता है, और पोरस उससे वीरतापूर्वक लड़ते हुए पराजित होता है। ऐसा माना जाता है, अभी तक ये हिस्ट्री ये कह रहा है कि आगे हम ये देख रहे हैं कि नंद वंश है, और नंद वंश में धनानंद को पराजित करके, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के सहायता से भारत के गद्दी पर आसीन होते हैं। और उस समय जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र होती है। उस समय की राजधानी जो होती है वो पाटलिपुत्र होती है। और महात्मा बुद्ध के समय जो मगध का जो शासक है, जिसमें महात्मा बुद्ध के डेथ के समय जो मगध का शासक है उसका नाम है अजातशत्रु। वैसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं कि उस समय और भी सारे जो महाजनपद हैं उसमें फेमस एक अवंती है। जैसे कि 16 महाजनपद थे, तो 16 में 4 अंत में बच गए, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। तो अवंती फेमस था, तो अवंती की राजधानी जो है सो उज्जैनी है। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो राजधानी पहले उदयन के टाइम में बना हुआ है पाटलिपुत्र, तो वह पाटलिपुत्र है। और चंद्रगुप्त चाणक्य के हेल्प से मगध के गद्दी को पाता है, और वहीं चाणक्य जो है, जो राजनीति में कुटिल्य है, उसे कौटिल्य कहा गया, और चाणक्य का पुत्र है तो चाणक्य हुआ। और उसी की जो रचना है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, जिसका के मूल विषय वस्तु राजनीति है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से विषय वस्तु राजनीति है। और चंद्रगुप्त के टाइम का एक फेमस चीज है, चंद्रगुप्त के टाइम का एक फेमस चीज है, वो है आपका जो उसके टाइम में जो आया हुआ है, आपको ये मेगास्थनीज आया हुआ है। तो मेगास्थनीज जो है वो उस समय एक अपने मगध यहाँ पाटलिपुत्र में रहता है, और पाटलिपुत्र में रह करके वो एक जो रचना करता है अपनी, उसकी बुक है इंडिका। इंडिका बुक का नाम है इंडिका। ये काफी फेमस है, कई एग्जाम में पूछ चुका है इंडिका। इंडिका जो बुक है, और जो ये इंडिका है, ये अब ये बुक प्राप्त नहीं है, लेकिन बाद में लेखकों के द्वारा इसका रेफरेंस देकर कई बातों को लिखा गया। तो इंडिका
फेमस बुक है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित है, और इसमें वो सारी जानकारी है। आगे चल करके हम देखते हैं कि उस समय के और भी जो महाजनपद के क्षेत्र थे उसमें आप ये देखिए कि जो गंधार है जिसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है। इसके साथ साथ हम आगे देख रहे हैं कि अशोका के टाइम में बौद्ध धर्म अपने पीक पर पहुंचा, और उस समय तक हम ये देख रहे हैं कि जो अपने पीक पर पहुंच रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म कई भागों में विभाजित है। अशोका के टाइम में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई है जो कि पाटलिपुत्र में हुई है, और अशोका के द्वारा बौद्ध धर्म को जहाँ तहाँ एक्सपेंड करने में, मतलब पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोका का हाथ है, जिसमें अपने पुत्र महेंद्र को और अपने पुत्री संघमित्रा को, इन लोगों को भी वो बाहर भेजते हैं अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और भी कई भिक्षुओं को बाहर भेज रहे हैं। और ये जो मौर्य साम्राज्य है ये 322 बीसी से लेकर के, और अशोका का टाइम खत्म हो जा रहा है 232, लेकिन 185 में बीसी में ही 185 बीसी में ही जो अंतिम मौर्य शासक है बृहद्रथ, जब वो सेना का परेड का निरीक्षण कर रहा है, उसी समय उसके सेनापति के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर जाकर के देखते हैं कि सुंग डायनेस्टी का, सुंग वंश की स्थापना होती है, और जो सुंग वंश है वो वही पुष्यमित्र शुंग हुआ। तब पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य शासक का सेनापति है, और आगे चल करके वही सुंग डायनेस्टी आता है। सुंग के बाद से कण्व डायनेस्टी आता है। कण्व डायनेस्टी में आप ये देखते हैं कि उसमें वासुदेव है उसके संस्थापक, और आगे चल करके देखते हैं कि जानकारी मिलती है हमको गुप्त वंश के बारे में, जो कि गुप्त वंश का टाइम जो है ये काफ़ी लेट से है, क्योंकि मौर्यों और गुप्तों के बीच में कुषाण का भी टाइम आया हुआ है, उसमें भी कनिष्क का टाइम है। जो कनिष्क का टाइम जो है वो 1st सेंचुरी का है, 1st सेंचुरी का कनिष्क का टाइम है। और कनिष्क का टाइम का जो संवत चला हुआ है शक संवत, उस शक संवत को हम लोग फॉलो करते हैं जो कनिष्क के टाइम का है। लेकिन हमें देख रहे हैं कि तो थोड़ा सा गुप्त के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो गुप्तों में जो प्रथम शासक है वो आप ये देखते हैं कि महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल में प्रथम शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। और दूसरा जो व्यक्ति है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में और विश्व के इतिहास में, उसको वो व्यक्ति है समुद्रगुप्त। वो बीणा बजाते हुए उसके सिक्के भी मिले हैं, और जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल रही है, समुद्रगुप्त की बहुत सारी जानकारी मिल रही है प्रयाग प्रशस्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है जो कि हरिसेन के द्वारा रचित है, और उसमें कई चीज़ें हैं जो कि समुद्रगुप्त के बारे में वो प्रकाश डालता है कि कैसे उसने अपना अभियान चलाया और कैसे कैसे वो सारे कामों को किया। इसके बारे में इलाहाबाद में जो प्रशस्ति है वो प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और आगे चल करके आप ये देखते हैं कि जो फेमस शासक है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जो चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में ही नवरत्नों की जानकारी मिलती है। और जहाँ होता है कि कालिदास उसी के टाइम में फेमस कालिदास जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे, जिन्होंने मेघदूतम लिखा, जिन्होंने और कई ग्रंथों को लिखा, तो कालिदास को माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। इसके बाद जो शासक आता है वो देखते हैं कि कुमारगुप्त है, और कुमारगुप्त के टाइम में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ये टाइम है 5th सेंचुरी का। उसी टाइम में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में 399 AD में आता है आपको फाहियान आता है, और फाहियान लंबे समय तक रहता है। लेकिन फाहियान नालंदा की चर्चा नहीं करता, इसलिए कि नालंदा उसके टाइम में था ही नहीं। आगे कुमारगुप्त का टाइम खत्म होता है 455 में, और 12 ईयर्स के लिए जो शासक बनता है वो शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम में हून आक्रमण होता है, लेकिन वह बखूबी हूनों का बहुत मजबूती से सामना करता है। तो ये तो हुआ, लेकिन गुप्त वंश के समाप्ति में मुख्य रूप से जो कमजोर करने वाले हैं ये हुए हुनाज हैं।
हून आक्रमण जो है वो गुप्त वंश के गुप्त काल के में जो इसमें लेटर गुप्ता में जो देख रहे हैं, तो हून शासकों ने, हूनों ने अपने आक्रमण के द्वारा गुप्त वंश की नींव हिला दी है, लगभग खत्म कर दिया है। हालांकि हूनों में भी जो फेमस जो हून था मिहिर कुल, और जो हूनों को भी खत्म करने वाले जो थे वो बालादित्य थे और मालवा के शासक थे। ये लोग, इन लोगों ने हूनों का भी यहाँ से खात्मा किया। हम ये देखते हैं कि आपको जो सम्राट कनिष्क है, ये जो कुषाण वंश का फेमस शासक है आपके जीके के दृष्टिकोण से, वैसे ही जिस समय कनिष्क आ रहा है आपको पाटलिपुत्र तक कई सारे एरिया कवर कर ले रहा है, जिसका सेंटर पाकिस्तान में पेशावर है। पेशावर है पाकिस्तान में, कनिष्क का राजधानी है, जिसके लिए कि पुरुषपुर शब्द आया हुआ है, पुरुषपुर, तो एक पेशावर है पुरुषपुर। और उसी समय में साउथ में हमें देखते हैं कि उस समय सातवाहन शासक हैं, तो सातवाहन में भी गौतमीपुत्र पुत्र सातकर्णी हुआ, यज्ञश्री हुए, ये सारे शासकों की जानकारी मिलती है, जो कि साउथ में है, जो कि आंध्रा में है, महाराष्ट्र के रीजन में है, तो इन शासकों की जानकारी मिलती है। तो ये हुआ आपको शुरू से लेकर के और ये गुप्त वंश तक का आउटलाइन है। वैसे ही इसके बाद हम देखते हैं कि 606 में 606 एडी में आपको कन्नौज और थानेश्वर को मिलाकर के जो शासन शुरू करता है वो व्यक्ति है, उसका नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ये कन्नौज और इसको मिलाकर के शासन करता है। और जो हर्षवर्धन है, तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन उत्तरापथ स्वामी है, और हालांकि उसका फेमस हिस्टोरियन है, उसके दरबार में बाणभट्ट है जो हर्षचरितम लिखा है। हर्षवर्धन खुद भी साहित्य में रुचि रखता है, नागानंद, प्रियवलिया, उनके सारे सब बुक हैं। लेकिन हर्षवर्धन के साथ साथ हमें देख रहे हैं कि एक साउथ का एक इंस्क्रिप्शन है और एक शासक है जो बादामी का चालुक्य है, पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हर्षवर्धन पराजित होता है नर्मदा के तट पर। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन से इसकी जानकारी मिलती है। ऐहोल में एक इंस्क्रिप्शन है जिससे पुलकेशिन द्वितीय का, जिससे ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हार माननी पड़ी। अब थोड़ा सा हमें चर्चा कर दे रहे हैं साउथ के ओर, कि साउथ के ओर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि लोगों को कि कौन कौन से लोग थे, क्या क्या था। अब साउथ में हम देखेंगे तो खास करके साउथ इंडिया में ये जो पोर्शन है, यहाँ पर, यहाँ नीचे श्रीलंका हो गया, तो ये जो पोर्शन है, तो जो शुरू में हम संगम पीरियड में देखते हैं कि 3 की जानकारी मिलती है, जिसमें कि केरला के ओर जो है यहाँ पर चेर है, चेर है केरला में, केरला साइड में। और जो एक्सट्रीम साउथ में है यहाँ पर है पांडे, और जो इस पर है इधर आपका ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ पर चोल है। तो ये संगम पीरियड की बातें हैं कि ये तीनों हैं। आगे चलकर के हमें देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन, यहाँ पर 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी में यहाँ पर चोल काफी फेमस हो जाते हैं, चोला शासक। और जो चोलाज हैं उसमें राजेंद्र चोल, राजाधिराज, ये सब काफी शासक का नाम आता है। और चोलों का इतना अधिक प्रभाव है कि पूरे बे ऑफ बंगाल को, जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इसको चोलों का झील बोला जाता है। यहाँ पर चोलों का झील बोला जाता है। और चूंकि जो मैं श्रीलंका बताया तो इसलिए कि चोला के ही टाइम में भारत का आधिपत्य श्रीलंका पर भी हो गया था, चोला के टाइम में ही। तो ये चोलों के टाइम में। अब ये देखते हैं कि जो मैं हर्षवर्धन के टाइम में बताया कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन किससे पराजित हुआ, तो पुलकेशिन सेकंड से पराजित हुआ। यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ जब चर्चा करते हैं चालुक्य की, तो चालुक्य, पहले जो चालुक्य है वो है बादामी के चालुक्य।
इसी का फेमस शासक है पुलकेशिन सेकंड, जो कि इधर के ओर है बादामी का चालुक्य। यहाँ पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को हराता है नर्मदा के तट पर, पुलकेशिन सेकंड। और इसी बादामी के चालुक्य जो है, यहीं पर इसके बाद से आ जाते हैं राष्ट्रकूट, आते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में एक फेमस शासक है जो कि जैन धर्म को मानने वाला है। उस शासक का नाम है अमोघ वर्ष, काफी फेमस शासक है। उस समय के जो हिस्टोरियन है लिखता है कि संसार के 4 महान शासकों में अमोघ वर्ष का नाम आता है। देन ये तो बादामी के चालुक्य हुए, ये राष्ट्रकूट हुए, और राष्ट्रकूट के बाद से यहां पर आते हैं कल्याणी के चालुक्य। ये है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य होते हैं, तो बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य। इस समय के साथ देखते हैं कि आप ये आपको 6th सेंचुरी से लेकर के और 10th 11th सेंचुरी तक बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य इधर के ओर होते हैं। इधर देख रहे हैं कि हम ये चोलों का जगह है। ये जो उड़ीसा का साइड है, ये उड़ीसा के साइड में यहाँ पर लगभग कंटिन्यूअस, जहाँ यहाँ देख रहे हैं कि चालुक्य आए, राष्ट्रकूट आए, फिर कल्याणी के चालुक्य आए। यहाँ पर देख रहे हैं कि बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य यहाँ पर हैं, उड़ीसा के साइड में है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में पांड्य देख रहे हैं, चेर देख रहे हैं, चोल देख रहे हैं। आगे चोल अपने आप को काफी प्रोमिनेंट कर लिए, राजेंद्र चोल वगैरह इनके टाइम में। इस कोस्ट पर देख रहे हैं कि बादामी के चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट है और कल्याणी के चालुक्य हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर बेंगी के चालुक्य हैं। मौर्यों का जो एक विशाल इंपायर था, तो मौर्यों के विशाल इंपायर में जब ये इंपायर खत्म हुआ तो साउथ में इसका जगह मौर्यों के बाद से यहाँ पर सातवाहन ले लेते हैं, जो कि आंध्रा में, महाराष्ट्र में। ये जो है आंध्रा के एरिया और महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र के एरिया इधर हो गया, इधर आ गया, तो महाराष्ट्र का एरिया हुआ, आंध्रा का एरिया हुआ। तो यहाँ पर आपको जो होता है सातवाहन ले लेते हैं, और सातवाहन भी लंबे समय तक रूल करते हैं। सातवाहन के बारे में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हम आउटलाइन दे रहे हैं, तो इसमें ये देखिए कि जैसे भी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, तो हर्षवर्धन के बाद से जो टाइम आता है वह 800 से लेकर के 1200 के बीच में। तो 800 AD से लेकर के और 1200 AD के बीच, खास करके इस टाइम को लोग खींच चले जाते हैं, 1206 कर देते हैं। इसके पहले ये घटना हो जाती है 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन होता है, और सेकेंड बैटल ऑफ द राइन 92 में होता है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, और मोहम्मद गोरी दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी का नींव रखते हैं। और जो स्लेव जो डायनेस्टी है, आप ये देखिए कि स्लेव में जो राजा आता है वो फर्स्ट जो किंग है, जो कि तुर्क सुल्तान स्लेव डायनेस्टी का है, जो तुर्क है, तो वो व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर देखिए कि 5 डायनेस्टी होता है इस समय, जो कि सल्तनत पीरियड में होता है। लेकिन इसके पहले आप खुद देख लीजिए कि इसके पहले आप जो हर्षवर्धन के बारे में मैं बता रहा था कि हर्षवर्धन कन्नौज को अपना सेंटर बना करके रूल करता है। ह्वेनसांग खुद कहता है कि वो प्रयाग में जाता है और हर साल पर वहाँ जो कुंभ लगता है उसमें अपना सब कुछ दान कर देता है। अच्छा, एक बात और आपको बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन जो था वो भले ही पुलकेशिन द्वितीय से हार गया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन से पराजित हुआ है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन से पराजित हुआ है। और जो राष्ट्रकूट के बारे में एक और अच्छी इंफॉर्मेशन है कि राष्ट्रकूट में जो कृष्णध्वज थे, इन्होंने ही एलोरा में
एलोरा में कैलाश टेम्पल बनवाया। एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है ये कृष्ण फर्स्ट के टाइम का है। एलोरा का कैलाश टेम्पल इनका टाइम में फेमस कैलाश मंदिर यह एलोरा में बनवाया गया है। उसी दौर में जब ह्वेनसांग आता है तो जो असम पर जो रूल करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है भास्कर बर्मन। असम में जो रूल कर रहा है वो व्यक्ति है भास्कर बर्मन। असम में रूल करने वाला जो व्यक्ति है वो भास्कर बर्मन है। और असम के लिए उस समय नाम भी आ रहा है क्या कि प्राग ज्योतिषपुर। असम का नाम आ रहा है प्राग ज्योतिषपुर। आगे हम ये देख रहे हैं कि आपके जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो चोल थे, चोल की प्रथम राजधानी उदयपुर में थी और राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना किया था उस व्यक्ति का नाम था दंती दुर्ग था। मुस्लिम आक्रांता में 712 में पहला आक्रमण होता है। 712 में पहला आक्रमण होता है जो सक्सेसफुल आक्रमण हो रहा है सिंध पर, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और इसमें दाहिर जो है वो पराजित होता है। तो ये मुस्लिम आक्रमण पहला जो हो रहा है वो 712 में हो रहा है और इंडिया में इसका नींव पड़ रहा है सिंध में, खास करके मुस्लिम राजवंश का। और आगे हम ये देखते हैं कि आगे चल करके बैटल ऑफ तराइन जो होता है, बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। और इस समय से लेकर के आगे सल्तनत काल में 5 डायनेस्टी आता है, जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव, इसी में हम देखते हैं कि खिलजी है, इसी में देखते हैं कि तुगलक है, इसी में सैयद है, और आगे लोदी डायनेस्टी है, लोदी है। तो ये लोग तो हैं ही, खास करके जो 800 से इसके पहले जो बता रहे थे कि जैसे कि चौहान हैं, चौहान शासक पराजित होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट शासक उस समय बिहार में भी हैं। और उस समय जो पाल डायनेस्टी है, तो पाल डायनेस्टी में जो पहला जो शासक है जो जनता के द्वारा इलेक्टेड है उसका नाम है गोपाल। ये जनता के द्वारा इलेक्टेड है। और इसमें फेमस शासक होता है एक धर्मपाल, क्योंकि धर्मपाल के टाइम में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। धर्मपाल के टाइम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इसको याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है धर्मपाल के टाइम में। अच्छा, इसके बाद से पृथ्वीराज चौहान, चूंकि ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो बता रहा था मैं, तो पृथ्वीराज के चौहान की जो उनकी अस्थियां थी वो अफगानिस्तान में थी, उसको भारत लाया गया, ये एक अलग बात है। और पृथ्वीराज चौहान तो ऐसे आए थे, जयचंद के कहने पर आए हुए थे इंडिया में, लेकिन खुद चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी उन्होंने हरा दिया था। और चंदावर के युद्ध का जो टाइम है वो 1194 है, 1194। और हालांकि उस गोरी की हत्या भी हो गई खोखरों के द्वारा, खोखर सरदारों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। लेकिन ये 5 डायनेस्टी जो हुआ, तो ये 5 डायनेस्टी में पहला है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में ही आप ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं और रजिया सुल्तान हैं। रजिया सुल्तान का नाम काफ़ी अधिक है, इन पर फिल्म भी बन चुके हैं रजिया सुल्तान पर। तो स्लेव डायनेस्टी के ये लोग हैं। और स्लेव डायनेस्टी का जो अंत करने वाला व्यक्ति है वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी स्लेव डायनेस्टी का अंत करने वाला है। और ये 1290 में जलालुद्दीन खिलजी तख्त पर बैठता है और 6 साल में ही इन्हीं का रिश्ते में दामाद लगने वाला व्यक्ति है जो कि है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके और गद्दी को पा लेता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और एक और शासक आता है जो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये लोग 2 आदमी मुख्य रूप से यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक की मृत्यु होती है। तो छोटा शासक एक और आता है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए कि इल्तुतमिश होता है। तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, क्योंकि रजिया सुल्तान का नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि वो प्रथम महिला शासिका लोग मानते हैं मध्यकाल में। हालांकि गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता वाकाटक के रूप में खुद ही वो
अपने संरक्षक के रूप में पूरे रूल कर चुकी हैं। वाकाटक नरेश जब देखिएगा वहाँ पर तो जानकारी मिलेगी। लेकिन स्लेव डायनेस्टी में ये 3 शासक मुख्य रूप से हैं। तो इसमें खिलजी में खास करके जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक जानकारी मिलती है उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, ये काफ़ी फेमस है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में है। तो इसके बाद से कुछ सामान्य जानकारी ये है कि गुलाम वंश में किस शासक को दरवेश राजा कहा गया है, तो वो है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद एक कम समय के लिए आ रहे हैं। इसके बाद से भारत में उस समय ही देखिएगा कि सूफी मत के प्रचारक के रूप में चिश्ती संप्रदाय हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है सूफी संत के प्रचारक के रूप में। पालों के बाद से बंगाल में आप ये देखिए कि बंगाल में सेन वंश आता है, और सेन वंश जैसे कि वो लास्ट का टाइम है सेन वंश का, तो सेन वंश में उसका अंतिम जो रूल करने वाला होता है जो लक्ष्मण सेन है, जिस समय कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है जब वो नालंदा को खत्म करते हैं, लेकिन सेन वंश का ही बंगाल में नाम आता है। इसी ढंग से आप ये देखिए कि ये 5 डायनेस्टी मैंने बता ही दिया, और जो चिश्ती का जो है मोइनुद्दीन चिश्ती है, और चिश्तियों में 5-6 ऑर्डर ऐसे तो है। बाद के टेक्स्ट में बताया गया है कि चिश्तियों में 14 या 16 सिलसिला है, सूफी ऑर्डर है। लेकिन इसमें जो फेमस है वो चिश्ती है, फेमस जो है वो सुहरावर्दी है, फेमस जो है सो नक्शबंदी है, फेमस जो है सो कादरी है, और फेमस जो है सो फिरदौस है। तो ये सारी परंपराएं उस समय फेमस है जो कि ये लोग हैं। तो आप ये खिलजी डायनेस्टी और जैसे सूफी परंपरा की चर्चा आ ही रही है, साथ साथ खिलजी के बाद से हमें देखते हैं कि खिलजी के बाद से जो टाइम है, तो उसके बाद से खिलजी के बाद से आता है तुगलक डायनेस्टी आता है। और तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक की राजधानी है दिल्ली में तुगलकाबाद है। और आगे जो फेमस शासक आता है वह 1325 में, इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को काफ़ी एक विद्वान शासक है, और इसको शरीयत का शरा का इसको बहुत अधिक ज्ञान है, और अपने आगे किसी को ये लगाता भी नहीं है। तो 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक आता है, और इसी का नाम है जौना खां। और जौना खां के नाम पर ही आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर को बसाया जाता है। यूपी का जौनपुर शहर है वह जौना खां के नाम पर है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बसाया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक जो इसके बाद आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से जो आता है फिरोज शाह तुगलक आता है, जिसके टाइम में भारत की राजधानी जो है सो वो है फिरोज शाह कोटला है। फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, जहाँ आजकल मैच वगैरह होते हैं, तो उसका नाम वगैरह भी चेंज कर दिया गया है। तो वो जो फिरोज शाह कोटला है वहाँ पर ये राजधानी, तो वहाँ पर ये फिरोज शाह के टाइम की वो राजधानी है। इसी समय साउथ में जो आप देखते हैं कि साउथ में जो डायनेस्टी है वो 2 डायनेस्टी की चर्चा आती है। एक तो है कि विजयनगर और दूसरा है बहमनी। सल्तनत काल में ही साउथ में 2 डायनेस्टी है, एक है विजयनगर और दूसरा है बहमनी। तो ये जो विजयनगर है इसमें इसके संस्थापक जो हैं वो हरिहर और बुक्का हैं। विजयनगर के संस्थापक जो हैं वो हरिहर और बुक्का हैं विजयनगर के। और यहाँ पर हसन हैं बहमनी के हैं और विजयनगर के। इसमें 4 डायनेस्टी मुख्य रूप से है। संगम डायनेस्टी, संगम, शालुवा,
तुलुवा और अडविडु डायनेस्टी। तो संगम, शालुवा, तुलुवा और अडविडु। तो इसमें जो तुलुवा डायनेस्टी है, तुलुवा डायनेस्टी में फेमस किंग आते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर, वही विजयनगर जिसमें वर्तमान इसका नाम हम्पी है, तभी वहाँ पर मतलब वहाँ साइट है हम्पी। तो हम्पी साइट है, हम्पी साइट ही विजयनगर है। उसके फेमस किंग हैं होते हैं कृष्णदेव राय होते हैं, जो विजयनगर के फेमस हैं। और इसके बाद से यहाँ जो बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य में उसके जो स्थापना किए हैं वो हसन हैं अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ये है इसके विजयनगर और बहमनी, ये दो हुआ। इसके बाद से हम देखते हैं कि आक्रांता के रूप में साउथ में आने वाला जो है व्यक्ति, वो बाहरी व्यक्ति जो कि हालांकि वो भारत के अंग बन गए, लेकिन वो व्यक्ति है बाबर। और बाबर जो फर्स्ट बैटल होता है 1526 में, 1526 में बाबर भारत के गद्दी पर आसीन होता है और ये 4 साल तक ही रह पाता है। और बाबर अपने बाबरनामा बुक में भी लिखता है कि वह पानीपत के बैटल में जो उस समय का जो लोधी शासक है, जो इब्राहिम लोधी है, क्योंकि लोधियों में 3 शासक हुए हैं। आपको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में 2 बार अफगान रूल हुआ है, इंडिया में 2 बार अफगान रूल हुआ है। तो एक बार तो हुआ है कि वहीं लोधी शासक के द्वारा, और दूसरा बार हुआ है शेर शाह के द्वारा। तो एक शेर शाह और दूसरा ये लोधी डायनेस्टी, और ये हुआ शेर शाह और ये हुआ सब लोधी डायनेस्टी हुआ। लोधी डायनेस्टी यहाँ पे देखिएगा कि लोधी डायनेस्टी में 3 शासक हैं, उसमें कि बहलोल लोधी है, सिकंदर लोधी है और इब्राहिम लोधी है। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी बीच में आता है और इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के ही टाइम में आगरा शहर 1503-4 में ये आगरा शहर बसाया गया है। सिकंदर लोधी के टाइम में आगरा शहर बसाया गया है, सिकंदर लोधी के टाइम में, याद रखिएगा। सिकंदर लोधी ने एस्टेब्लिश किया है आगरा शहर। आगरा शहर सिकंदर लोधी के टाइम में बसाया गया है। आगे बहलोल लोधी, पहले बहलोल लोधी है, फिर सिकंदर लोधी है, फिर इसके बाद से ये जो है आपका इब्राहिम लोधी है। नेक्स्ट जो अफगान शासक आता है, जो हुमायूं को पराजित करता है, वो है शेर शाह है। और इसका भी टाइम काफी कम समय का होता है। अफगान शासक में इन लोगों का 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि ये लोग सामूहिक शासन करते हैं, सामूहिक शासन करते हैं। एक इसका फेमस फीचर है। तो देखिए कि अफगानिस्तान में भी जब तालिबान के लोगों का शासन हुआ तो राष्ट्रपति भवन में कोई टेबल पर बैठा हुआ है, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई कारपेट पर बैठा हुआ है, कोई खिड़की पर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि पूरे लोग, पूरे कुनबा बैठा हुआ है। उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सारे लोग बराबर हैं। ठीक है, एक आदमी चेयर पर है, कुछ लोग सोफे पर है, कुछ लोग नीचे हैं। तो अफगानों में होता है एक सामूहिक शासन, ये लोग कलेक्टिव रूल करते हैं अफगानों में। और इसमें 3 शासक हुए हैं लोधी डायनेस्टी के टाइम में। और आगे ये देखिएगा कि शेर शाह के टाइम में भी शेर शाह एक फेमस शासक है, जो कि अकबर का पूर्वगामी कहा गया है। शेर शाह ने अपने टाइम में जितने सुधार किए और वह इतना अधिक दूरदर्शी था कि उनके लगभग सारी चीज़ों को लगभग अकबर ने मान लिया, और वो मुगल काल में कंटिन्यू रहा, क्योंकि शेर शाह सासाराम का था। और सासाराम हालांकि जन्म तो उसका मानते हैं लोग कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। अफगान का जो फेमस ये है, जो कानूनगो हैं अफगान का इतिहास लिखने वाला, तो शेर शाह का टाइम हो गया जो कि 1540 से लेकर 45 के बीच में। कालिंजर के किले में आग लगने के बाद से, कालिंजर के किले में आग लगने के बाद से शेर शाह की मृत्यु हो गई है। तो शेर शाह का टाइम जो है थोड़ा सा लेट से है, लेकिन ये अफगान रूलर है। तो इसमें 3 लोधी हो जाते हैं और आगे चल के यहाँ पर शेर शाह हो जाते हैं। अब थोड़ा सा मध्यकाल में, थोड़ा सा इससे हट करके मैंने साउथ में जो चर्चा किया था विजयनगर और बहमनी का, तो एक चीज इसमें और है कि आप ये देखेंगे कि इधर राजपूताना का पूरे हिस्ट्री है। और इसमें खास करके कर्नल टॉड ने एक बुक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल टॉड ने जो बुक लिखी, कर्नल टॉड, ये नाम फेमस है।
और जो भी जानना चाहिए, कर्नल टॉड ने बुक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, जिसको हिस्ट्री ऑफ राजपूत कहा जाता है। तो कर्नल टॉड की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ राजपूत, तो इसमें मेवाड़ के बारे में कैसे मतलब गोहिल वंशी से आगे बढ़ते हुए और जो भी फेमस शासक हुए अकबर के टाइम में भी आप एक देख रहे हैं कि उस समय महाराणा प्रताप हो रहे हैं, उनके लड़के अमर सिंह हो रहे हैं, अकबर के दादाजी जो हैं वो राणा सांगा हैं। राणा सांगा काफ़ी फेमस हैं, जो कि बाबर के द्वारा वो खानवा की लड़ाई में पराजित किए गए और उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई, या लोग मानते कि उनको अपने ही लोगों ने जहर दे दिया। तो राणा सांगा का खानवा युद्ध ये देख रहे हैं कि 1527 में हो रहा है। खास करके उस समय 4 साल का पीरियड है जो कि इनके टाइम का है, बाबर के टाइम का है। बाबर के बाद से टाइम आता है हुमायूं का आता है, और यही हुमायूं जो है आपको जो कि शेर शाह के द्वारा पराजित किया जाता है। हुमायूं शेर शाह के द्वारा पराजित किया जाता है। और ये देखते हैं कि और चौसा में और विलग्राम की लड़ाई में वहाँ पर हुमायूं निर्णायक रूप से पराजित हो जाता है और शेर शाह का टाइम आ जाता है। शेर शाह का टाइम शुरू हो जाता है और शेर शाह इंडिया पर रूल करता है। और कुछ दिन अगर शेर शाह अगर जिंदा रहता तो मुगल साम्राज्य का पहला शासक आपको बाबर होता और दूसरा शासक हुमायूं होता। लेकिन कालिंजर के किले में वहाँ बारूद छटक करके आया, उसमें वो काफ़ी जल गया। इसके बाद से उस लड़ाई में के बाद से शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो शेर शाह का टाइम बहुत नहीं रहा, लेकिन कम समय रहा, वहीं यादगार रहा और भारतीय इतिहास में अपने आप को इस अफगान शासक ने अपने आप को अमर कर लिया। तो शेर शाह का टाइम ये है। आगे हम देख रहे हैं कि बाबर का टाइम है। अब बाबर के टाइम के बारे में जो पर्याप्त जानकारी मिलती है वो बाबरनामा से मिलती है। बाबर के टाइम में जो बाबरनामा जो बुक है, बाबरनामा से बाबर के टाइम में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और इसके बाद हुमायूं है। हुमायूं के टाइम में हुमायूं को जानकारी, हुमायूं नामा उसकी खुद बहन लिख रही है, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं नामा है। आगे जो शासक आ रहा है वो हुमायूं के बाद से वो है अकबर है। अकबर का जो टाइम है वो शुरू हो रहा है 56 में। 13 साल 4 महीने के टाइम में अकबर अपने गद्दी पर बैठता है और एक लंबे समय तक अकबर रूल कर रहा है। यह अकबर का टाइमिंग जो है वो 1605 में है। और अकबर के टाइम का कुछ फेमस चीज़ें हैं कि अकबर अपने टाइम में जजिया कर को समाप्त करता है, जो कि खास करके जो आप लोगों के बच्चों का जो टेस्ट है भारत की जानवर प्रतियोगिता, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर जजिया कर समाप्त करता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और अकबर के बाद से अकबर के ही टाइम में उसके नवरत्न थे, इसमें कि बीरबल भी थे, टोडरमल थे और रहीम खान खाना हुए, कई लोग हुए उसमें अकबर के नवरत्नों में। तो अकबर का जो टाइम है वो एक लंबा सा पीरियड है, जो कि 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के और यह 1605 के बीच में अकबर का टाइम होता है। 1556 से लेकर के इसके फरवरी में यहाँ गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर जब अकबर बैठ रहा है जलालुद्दीन, तो उसका उम्र मात्र 13 साल 4 महीने का अकबर का एज है। और इस समय से लेकर के 1605 तक अकबर रूल करता है। और अकबर के टाइम में ही जजिया समाप्त किया जाता है, मजहरनामा लागू किया जाता है। उसका बहुत ही रिश्ते में क्लोज रिलेशन है, जो कि वहाँ विद्रोह करता है, मिर्जा हाकिम का विद्रोह होता है। अकबर के टाइम में जेसुइट मिशन आता है। अकबर के टाइम में ही तंबाकू भी इंडिया में, अकबर खुद 2-3 बार तंबाकू यूज करता है, यूज करके बेहोश हो जाता है। अकबर के जब मजहरनामा लागू करता है, अकबर के बारे में खुद कहा जाता है कि अकबर को एक बार मिर्गी आ गई थी झेलम के किनारे शिकार खेलते हुए। हालांकि लोग कहते थे कि उसको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, लेकिन स्मिथ कहता है कि नहीं, उसको मिर्गी आ गई थी। तो अकबर जो है, अकबर का टाइम में है। अकबर के बाद से जो फेमस शासक आता है वो है जहांगीर। जहांगीर के बारे में कुछ बातें अवश्य है, ठीक है।
वो जो शासक की जो कमजोरियां होती है उसके साथ थी। वह खुद शराब में डूबे रहता था, लेकिन अपने आप में वो एक पेंटर, बहुत बड़ा पेंटर था और पेंटिंग में उसकी काफ़ी रुचि थी। और जहांगीर के टाइम में ही जेम्स फर्स्ट जो ब्रिटेन का शासक है उसका लेटर लेकर के हॉकिंस आता है। हॉकिंस ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है और जो 1608 में जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर के हॉकिंस आता है और जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से वो मिल रहा है और तुर्की भाषा में बातचीत हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय इंडिया के शासक का कद बहुत बड़ा है। जब वो कहता है कि हमारे शासक के लिए जो लेटर हम लाए हुए हैं कि हमको व्यापार की अनुमति दीजिए, तो जहांगीर कहता है कि एक जंजीरे पर, मतलब एक छोटे से द्वीप पर रूल करने वाले शासक को पत्र के बदला जवाब देना, ये हमारे शान शौकत के विरुद्ध है, ये हमारे बादशाहत के विरुद्ध है, शान शौकत के विरुद्ध है। इसलिए वो लेटर का जवाब नहीं देता है। हॉकिंस रहता है इंडिया में और आगे जो एक एलची के रूप में आता है, जो कि इंडिया के रूप में 1612-13 में, उस व्यक्ति का नाम है टॉमस रो। तो टॉमस रो का टाइम होता है, जो कि आगे चल करके हमें देख रहे हैं कि टॉमस रो हैं। तो टॉमस रो का टाइम होता है, टॉमस रो का टाइम है जो कि जहांगीर के पीरियड में होता है। और जहांगीर के बाद से हम देखते हैं कि इसके बाद से जो फेमस शासक होता है वो उसका नाम है शाहजहां। आगे जो फेमस शासक है शाहजहां, और शाहजहां के टाइम है जो आर्किटेक्चर का टाइम है। और इसी के टाइम में ताजमहल बनता है, जो कि संसार के 7-8 अजूबे में जो आता है ताजमहल आता है। और इसी के टाइम में लाल किला भी बनता है। हालांकि अब इस पर भी लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, लाल किला। तो लाल किला और ताजमहल, ये शाहजहां के टाइम का दो फेमस ये हो गया। उस समय लाल किला का मतलब इसका राजधानी का एरिया हो गया, जो कि शाहजहानाबाद कहा जाता है। और जो शाहजहां का टाइम है, और शाहजहां के टाइम के बाद से आता है औरंगजेब का टाइम आता है। कुछ जो छोटे छोटे शासक लोग हैं, तो मान लीजिए कि इसमें जिसका रीजनल में कंट्रीब्यूशन है वो भी मैं चर्चा कर दूंगा, कभी ना कभी पढ़ा दूंगा इसको। इसके बाद से हमें देखते हैं कि जैसे ही औरंगजेब का पीरियड होता है, तो औरंगजेब का डेथ हो रहा है 1707 में। 1707 में ये औरंगजेब का डेथ का टाइम है। और औरंगजेब के डेथ के समय से ही आप ये देखिएगा कि औरंगजेब के डेथ के समय से ही शुरू हो रहा है, आपको मॉडर्न एज शुरू हो रहा है ये औरंगजेब के डेथ के समय से ही। इसके बाद से लेटर मुगल आता है, और लेटर मुगल में आप ये देखते हैं कि लेटर मुगल में एक और मुगलों का पराभव हो रहा है, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद से बहादुर शाह फर्स्ट आते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद से जहांदार शाह आते हैं। जहांदार शाह के बाद से फारूक सियर आते हैं। 3 छोटे छोटे शासक आते हैं, नकुश सियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला। फिर एक लंबे समय तक रूल करता है आपको मोहम्मद शाह। इसी ढंग से अहमद शाह, शाह आलम सेकेंड, आगे चल करके हम देखते हैं कि अकबर सेकेंड ही जो हैं, जो कि आपको राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल देते हैं। और अकबर सेकेंड के बाद टाइम आता है बहादुर शाह जफर का, और जफर को ही जो 57 के रिवोल्ट में लोग सिंबॉलिक राजा जफर को ही मान लेते हैं, और जफर को अंग्रेज पर मुकदमा चलाते हैं, लाल किले में मुकदमा चलता है।
और उसके बाद से उनको कैद करके रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ की उनकी मृत्यु हो जाती है। बर्मा में रंगून में मृत्यु हो जाती है। तो ये है टाइम आपका जो कि लेटर मुगल के शासकों का है। लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया का जो चूंकि मुगल साम्राज्य इंपायर बहुत बड़ा था, और इंपायर बड़ा होने से आप ये देख रहे हैं कि इंडिया में चारों कोने में इंडिया के चारों ओर 4 लोग मुख्य रूप से शासन करने वाले थे। एक तो देख रहे हैं कि बंगाल का नवाब है, तो बंगाल का नवाब है, तो बंगाल के नवाब में आप देख रहे हैं कि ये जो 4 जो लोग हैं, एक देख रहे हैं कि बंगाल का नवाब है, यहां पर जो लड़ाई होती है वो बैटल ऑफ पलासी है, 1757 में है। ये बैटल ऑफ पलासी होता है 1757 में। ये बंगाल का जो उस समय नवाब है, तो उस नवाब को पराजित किया जाता है, उसकी हत्या भी हो जाती है, और वहां पर शासक आता है मीर जाफर, उसका नाम है मीर जाफर। आज भी भारतीय इतिहास में एक गाली के रूप में मीर जाफर का नाम लिया जाता है। तो मीर जाफर हुआ, मीर कासिम हुआ, वो लोग रूल करने वाले होते हैं बंगाल में। तो ये बंगाल का जो लड़ाई है, इसका जो मुहर लगता है वो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसमें कि बंगाल के नवाब भी हैं, अवध के नवाब भी हैं। बंगाल के निर्वासित नवाब जो मोहम्मद बिन कासिम हैं वो हैं, और इसके बाद से आपको अवध के नवाब हैं, और इसके बाद से मुगल शासक भी, जो सिंबॉलिक शासक है, मुगल शासक भी है, जो कि उस समय ये लोग तीनों लोग उसमें भाग लेते हैं, और तीनों ही व्यक्ति पराजित होते हैं। और इसके बाद से अंग्रेजों को दीवानी राइट मिल जाता है बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का। तो ये जो होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है, अंग्रेजों को मिलती है। तो ये तो एक चर्चा हो गया बंगाल के नवाब का, देख रहे हैं। दूसरा जो चर्चा देख रहे हैं कि आप ये हो रहा है कि जो मैं बताया था कि शिवाजी के द्वारा जो मराठा साम्राज्य खड़ा किया गया था, शिवाजी के चलते ही औरंगजेब का पूरे आधा जीवन साउथ में ही बीत गया। और औरंगजेब को ये लगा कि अब शिवाजी नहीं रहे, क्योंकि 1680 में 1680 में शिवाजी का डेथ हुआ। शिवाजी का जो राज्यारोहण हुआ था वो 1674 में हुआ था रायगढ़ के किले में, और शिवाजी के पुत्र और पौत्र और काफी लोग आगे चल करके रहे। और इसी के बाद से देखते हैं कि जो मराठा लोग हैं, मराठा एम्पायर जो है वो 5 पार्ट में बढ़ता है। तो ये 5 पार्ट जो है, यह मराठों में हम देखते हैं कि एक तो पुणे है, तो पुणे में यहाँ पर जो है वो पेशवा है, पुणे में पेशवा है। ग्वालियर में सिंधिया हैं, इंदौर के होलकर हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ हैं, और नागपुर के भोसले हैं। तो ये मराठों में ये 5 लोग हैं जो कि मराठा कन्फेडरेसी बोलता है। तो मराठा कन्फेडरेसी में ये होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, पेशवा, ये सारे लोग हैं। तो ये मराठा कन्फेडरेसी में है, और ये 5 लोग हैं जो कि मराठों का आगे परंपरा को ये कर रहे हैं, मराठा ये सारे लोग हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि 3 लड़ाइयां एंग्लो मराठा वार होती है, 3 लड़ाइयां होती है एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मराठा वार, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और 3 लड़ाइयों में अंग्रेज निर्णायक रूप से मराठों को पराजित करते हैं। मराठे पराजित होते हैं, 3 लड़ाई में मराठे पराजित होते हैं। ये 3 लड़ाई होती है। इसके बाद से वैसा ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कि मैसूर में एक छोटे से पोस्ट से शुरू किया है,
वो व्यक्ति है हैदर अली, जो कि एंग्लो मैसूर वार हो रहा है, उसमें वो 2 वार में खुद वो व्यक्ति है। एक तो बंगाल हो गया, दूसरा मराठा हो गया, और तीसरा आप ये देख रहे हैं कि जो थर्ड है, वो थर्ड देख रहे हैं कि आपका जो पावर है वो ये है मैसूर है, मैसूर है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो है हैदर अली और उसका बेटा है टीपू सुल्तान। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ये 2 आदमी हैं। तो इसमें देखिएगा कि ये मैसूर राज्य में ये एक फौजदार के रूप में हैदर अपने जीवन को शुरू करता है। हैदर एक फौजदार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करता है हैदर अली, और एक फौजदार से होते होते हुआ देव के पोस्ट पर चला जाता है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर चला जाता है। इतिहास में एक वैसा व्यक्ति है जो कि 1769 में यह अंग्रेजों को निर्णायक रूप से पराजित करता है, उनसे खजाना वसूल करता है अंग्रेजों से, और ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है। और एक वैसा कि संप्रभु के रूप में चेयर लगा करके बैठा हुआ है और नीचे कारपेट पर अंग्रेज बैठे हुए हैं, और यह पहला व्यक्ति जो अंग्रेजों से मुझे और कहीं नहीं मिला कि नगद पैसा वसूल करता है कि तुम लोग, और जो समझौता भी करता है, क्योंकि इसके जीवन में हैदर बहुत नीचे से ऊपर गया हुआ है, तो यह डिडिंगल का फौजदार रहा है, तो फौजदार के सील से ही यह समझौता करता है अंग्रेजों से, दिखाने के लिए कि मेरे लायक तुम लोग नहीं हो। एक फौजदार के हैसियत से ही समझौता करता है ये अंग्रेजों से, कि डिडिंगल के फौजदार की हैसियत से। जो सेकेंड बैटल होता है वो 1780 में से लेकर 84 में ये लड़ाई होती है, और इसमें ये भी लड़ाई बराबर बराबर रह जाती है। 82 में हैदर लड़ाई से अलग हो जाता है, उसको कैंसर होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान वो संभालता है। फिर ट्रीटी होती है, और जो जहां है वहीं पर ये लड़ाई बराबर का ये लड़ाई होता है। आगे चल करके 1790 में आप देख रहे हैं कि लड़ाई होती है। इसमें लोग कोई टीपू को, जो स्थानीय जो भी शक्तियां हैं मराठे से लेकर के हैदराबाद के निजाम तक, कोई टीपू को साथ नहीं देता है, और इसमें अंग्रेज टीपू का आधा राज्य ले लेते हैं। और इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। पहला में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, दूसरा में ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुआ, थर्ड में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ, इसमें टीपू का आधा राज्य चला जाता है। फिर 1799 में मई के महीने में लड़ाई हो रही है, उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, और ये अंत होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एंड हो रहा है टीपू सुल्तान का। इस ढंग से इस 4 लड़ाई में और 4 ट्रीटी में, और फिर इसके बाद जो ट्रीटी होती है, कोई बचता तो इसमें टीपू के में है नहीं, लेकिन जब मैसूर का राजा उससे समझौता होती है, ट्रीटी ऑफ मैसूर होता है, और मैसूर राज्य दे दिया जाता है अंग्रेजों को, दे दिया जाता है इसको, मैसूर के राजा को दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये 3 शक्तियाँ, बंगाल से निपटना, टीपू से निपटना मैसूर का, और मराठा से निपटना। चौथा जो है, जो देखते हैं कि उस समय जो पंजाब का एरिया है, तो पंजाब में 12 मिसल है। मिसल वर्ड आता है कि पंजाब में 12 मिसल है। इस 12 मिसल में ही सकूर चकिया मिसल है। सकूर चकिया में एक उसमें कन्हैया मिसल में उस व्यक्ति की शादी होती है, और वो व्यक्ति का नाम है रणजीत सिंह। ये व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक अंग्रेजों का कुछ नहीं चल पाता है। रणजीत सिंह के मरने के बाद ही 2 लड़ाई होती है, जिसमें कि एंग्लो सिख वार बोलते हैं, और इसमें सिख भी निर्णायक रूप से पराजित हो जाते हैं। ये 2 लड़ाई में सिख पराजित होते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये लड़ाइयाँ होती है,
और ये चारों जो पावर हैं इन पर अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का होता है। रणजीत सिंह का जो कैपिटल है वो आज पाकिस्तान में जो लाहौर है, लाहौर में रणजीत सिंह का कैपिटल है लाहौर। इन्हीं के फेमस शासक थे हरि सिंह नलवा थे, जो हरि सिंह नलवा ने इनके सेनापति थे, जो अफगानिस्तान के सीमा तक अपने राज्य को मतलब फैलाया था। रणजीत सिंह का राज्य फैला हुआ था अफगानिस्तान के सीमा तक। हरि सिंह नलवा काफ़ी फेमस नाम है, हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा आप लोग याद रखिएगा।